नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना जो 10th क्लास का जो टॉपिक चल रहा है फर्स्ट चैप्टर का, इसमें अपन ने बैलेंस फूड और मेल न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक अपना है ह्यूमन हेल्थ। कौन सा टॉपिक है? ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ के अंदर अपन ने फर्स्ट जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स एंड फंक्शन ऑफ वाटर। में सबसे पहला अपन टॉपिक ले रहे हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसके अपन ने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं अपन। इसका फर्स्ट पॉइंट है वाटर शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल एंड वेजिटेशंस, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का विजिबल पार्टिकल्स और उसके अंदर वेजिटेशंस नहीं होना चाहिए जो आंखों से दिखाई दे। शुड नॉट हैव हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी उसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। हम जानते हैं माइक्रोब्स 4 टाइप के होते हैं, मेनली 4 टाइप के होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी। जो है ये माइक्रोब्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। द पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस। हम जानते हैं वाटर का जो पीएच है वो अपन केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजनेनी, जो इसका एसिडिफिकेशन, बेसिफिकेशन और इसके न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताता है, यानी वो वाटर एसिड है, बेस है या न्यूट्रलाइज। हम जानते हैं वाटर कैसा होना चाहिए? वाटर होना चाहिए न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाटर का जो पीएच है वो 7 रहना चाहिए, लेकिन इसके आसपास का पीएच रहना चाहिए 7 के आसपास का है। 100% 7 तो होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिक्स होगा ही होगा, क्योंकि 100% तो वाटर को हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। डिस्टिल वाटर का पीएच जो होता है वो 7 होता है। आगे बढ़ते हैं। वाटर मस्ट हैव एडुकेट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व O2, यानी उसके अंदर एडुकेट अमाउंट में क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। इसके भी अपन कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका फंक्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट पॉइंट बता रहा है इसका, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इज कैरीड आउट बाय वाटर, यानी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, हम जानते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है अपनी बॉडी की, वो किसके द्वारा कैरीड आउट होती है? वाटर के द्वारा ही कैरीड आउट होती है। यानी जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन है, या न्यू कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं हमारी बॉडीज के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप का जो होता है, ये सब किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा ही होता है। सेकेंड टॉपिक है इसका, टॉक्सिक एलिमेंट कम आउट ऑफ द बॉडी बाय ड्रिंकिंग वाटर। कितनी? 8 to 10 ग्लास ऑफ द वाटर पर डे, यानी हमें प्रतिदिन अगर 8 से 10 ग्लास पानी पिया जाए तो टॉक्सिक एलिमेंट हमारी बॉडी में जो बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी मेक्स द बॉडी हेल्दी, यानी बॉडी को कैसा रखता है? वो हेल्दी रखता है। एंड एनर्जेटिक, यानी बॉडी लगातार कैसी रहती है? एनर्जेटिक रहती है। एंड द बॉडी डज नॉट फील टायर्ड, यानी हमारी बॉडी में किसी प्रकार की थकान नजर नहीं आती है। तो ध्यान रखना, अगर उचित मात्रा में पानी पिया जाए तो पानी हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, एनर्जेटिक रखता है और उसको थकने नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं इसका, वाटर इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी पावर, यानी वाटर जो है वो हमारे इम्यूनिटी पावर को क्या करता है? मैच्योर करता है या उसको इम्प्रूव करता है। साथ में सब्स्टिबिलिटी जो है वो ऑफ द डिजीज डिक्रीजेस, यानी रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। तो ध्यान रखना, इम्यूनिटी पावर को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है, और रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, और जो रोग के लगने की जो संभावना होती है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। आगे बढ़ जाते हैं, अननेसेसरी फैट डोंट गेट डिपोजिट इन द बॉडी, यानी अननेसेसरी फैट को जमा होने नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इन एडिशन टू दैट इन्फेक्शन टू लंग्स, अस्थमा, इंटेस्टाइनल डिजीज ऑल्सो नॉट अकर, यानी अगर सही तरीके से पानी पिया जाए तो वो लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होने देता, अस्थमा जैसी डिजीज नहीं होने देता, और इंटेस्टाइनल डिजीज को नहीं होने देता है। तो ये तो अपने पढ़ी वाटर के कुछ फंक्शंस, ठीक है, जो कंप्लीट हुए अपने। अब देख लेते हैं इसका नया टॉपिक जो है वो आ रहा है अपना, साइड इफेक्ट ऑफ
कॉन्टामिनेटेड वाटर, यानी अगर दूषित पानी, कॉन्टामिनेटेड मतलब क्या होता है, दूषित पानी जो है उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। देख लेते हैं, इसका पहला पॉइंट अपने बनाया है, इफ पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स प्रेजेंट इन वाटर causes many disease like cholera, डायसेंट्री। मतलब अगर पानी के अंदर कुछ माइक्रोब्स, जैसे अपने नाम पहले लिया था कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, अगर उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वर्म्स हैं तो ये हमारी बॉडी में कुछ डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अपन ने नाम लिखा कोलेरा और डायसेंट्री। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, इट मे ऑल्सो कॉज डेंजरस डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफॉइड, जॉन्डिस, यानी इसके कारण हमें कुछ कम्युनिकेटेड डिजीज हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफॉइड और जॉन्डिस टाइप की डिजीज हो सकती है। अब अगला पॉइंट बढ़ते हैं अपने, ड्रैगनकुलेसिस। ड्रैगनकुलेसिस was one a serious problem in राजस्थान, यानी ड्रैगनकुलेसिस डिजीज की एक सीरियस प्रॉब्लम पहले राजस्थान में थी। क्या थी, क्या पढ़ते हैं इसके आगे देखते हैं, अ वॉर्म ड्रैगनकुलेसिस मैडनेंसिस, यानी ड्रैगनकुलस मैडनेंसिस टाइप नाम का एक वॉर्म था, इज कॉजिंग एजेंट, यानी ड्रैगनकुलेसिस का जो डिजीज का जो कॉज कौन था, वो ड्रैगनकुलस मैडनेंसिस का एक नाम का एक वॉर्म था। ये वॉर्म किस प्रकार से, ये वॉर्म नारू या बाला नाम के कॉमन नाम से जाना जाता था और राजस्थान में गंभीर समस्या थी। अब हमने क्या किया, इसके जो कुछ प्रोग्राम चलाई, नारू एवोल्यूशन प्रोग्राम जो चलाई, उसके कारण ये डिजीज पूर्णतः क्या हो गई, एवोल्यूशन हो गई या उसका उन्मूलन हो गया। नो पेशेंट ऑफ ड्रैगनकुलेसिस हैज बीन फाउंड आफ्टर द ईयर 2000 बिकॉज ऑफ द एफर्ट मेड बाय नारू एवोल्यूशन प्रोग्राम, यानी नारू उन्मूलन कार्यक्रम से सन 2000 के पश्चात नारू का कोई भी रोगी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि लोग अवेयर हो गए और उन्होंने अपने पानी को छान करके, उबाल करके पीना चालू कर दिया। तो ये तो हो गई साइड इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटेड वाटर के बारे में। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, इसका अगला टॉपिक है ओबेसिटी, यानी मोटापा। देख लेते हैं ओबेसिटी आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हम जानते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के लिए ओबेसिटी एक ऐसी समस्या हो चुकी है जो आम रूप से सभी घरों में लगभग पाई जाती है। देख लेते हैं, ओबेसिटी इज दैट कंडीशन व्हेन एक्सेसिव बॉडी फैट गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी टू द एक्सटेंट दैट इट स्टार्ट टू हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ, यानी अगर एक्सेसिव बॉडी फैट हमारी बॉडी में जमा हो जाता है तो वो बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है, हमारी हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी का मेजरमेंट अगर हमें निकालना है तो उसको लिए अपन निकालना पड़ेगा बॉडी मास इंडेक्स। तो क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स, देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। अगर हम किसी भी ह्यूमन के वेट और हाइट का अगर रेशियो निकालें तो उसका एक फिक्स रेशियो आता है जो हम आगे देखेंगे। उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, BMI कहते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो देख लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स किस किस के बीच में रहना चाहिए। व्हेन द BMI इज बिटवीन 25 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी 25 किलोग्राम से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक अगर ये रहता है, इट इज प्री ओबेसिटी स्टेज, यानी ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्री ओबेसिटी स्टेज कहते हैं। यानी ये मोटापे से पूर्व की अवस्था है, जब 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर तक बॉडी वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है। अब हम देख लेते हैं, व्हेन द BMI इज ओवर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर देन इट इज ओबेसिटी, यानी अगर वजन जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो गया तब हम इस स्थिति को क्या कहते हैं, ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। तो मोटापे के कारण हमारे शरीर में किस प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी इज associated with many disease such as heart disease, diabetes mellitus, sleep apnea, many type of cancer and ऑर्थोआर्थराइटिस, यानी ये बहुत सारी गंभीर बीमारियों का
कारण बन सकता है। तो हम देख लेते हैं इसके आगे का टॉपिक जो है वो है ब्लड प्रेशर। तो ये हो गया ओबेसिटी कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन जो इसका आगे का टॉपिक आ रहा है वो फर्स्ट चैप्टर का देख लेते हैं अपन इसको। थर्ड टॉपिक जो अपन ने लिया है वो है ब्लड प्रेशर। तो अपन ने फर्स्ट टॉपिक जो लिया था वाटर का लिया था, सेकंड ओबेसिटी हो गया और थर्ड कौन सा आ रहा है ब्लड प्रेशर। तो यहाँ ध्यान देना ब्लड प्रेशर जो है वो क्रिएट कैसे होता है और ब्लड प्रेशर जो है वो किस प्रकार के इफेक्ट हमारी बॉडी पर शो करता है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो अपन ने इसकी डेफिनेशन लिखी है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी हमारी ब्लड वेसल्स पर जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है उसको बाय द ब्लड फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लोइंग के कारण उनकी वॉल पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी प्रेशर को अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। हम इसके आगे वाले चैप्टर में जब हम ब्लड को यानी अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन। तो ध्यान देना आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर आर्टरी की जो वॉल है वो थिक है और उसका जो डायमीटर है वो बहुत कम होता है, अंदर का जो डायमीटर होता है वो कम होता है। तो इसके अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो इसकी वॉल इसके अगेंस्ट में एक प्रेशर क्रिएट करती है, इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आर्टरीज और वेन ये है ARTERIES आर्टरीज, ठीक है। और अब अगर एक और ब्लड वेसल्स होती है उसकी जो वॉल होती है वो तो होती है थिन और उसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है, उसको कहते हैं वेन। क्या कहते हैं, वेन। वेन में जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है। तो इसी आधार पर हम जो है ना हार्ट बीट जो क्रिएट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा हार्ट दो तरीके की प्रेशर क्रिएट करता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और रिलैक्सेशन होता है। ध्यान रखना हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो आर्टरीज के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg। यानी हम ये जो मेजरमेंट लेते हैं ये मिलीमीटर में लेते हैं और वो किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, वो लेते हैं मरकरी। हम जानते हैं कि जैसे थर्मामीटर में मरकरी जो है वो एक पॉइंट इंडिकेट करती है, उसी प्रकार इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो मरकरी से ही एक पॉइंट इंडिकेट करता है, लेकिन किस में करता है, मिलीमीटर में करता है। अगर इसका मान कितना हो जाए 120 हो जाए तो हम इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ओके, अगर रिलैक्सेशन यानी जब हार्ट ओपन होता है उस समय आर्टरीज की वॉल पर जो प्रेशर जितना रहता है वो क्या कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ध्यान रखना सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट बंद होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट खुलता है उस समय आर्टरीज की वॉल पर जितना प्रेशर होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 80 mmHg। तो हमने इसको एक फॉर्मूले में लिख दिया है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। तो आप इसको इस तरीके से याद भी कर सकते हो कि सिस्टोलिक का वैल्यू होती है 120 और डायस्टोलिक की होती है 80 mmHg होती है। तो इसके बारे में अपन कुछ पॉइंट भी लिखे साथ में ध्यान रखना। The systolic blood pressure of a normal person is between 90 to 120 mmHg। तो ये मत समझना कि सभी नॉर्मल पर्सन के अंदर 120 mmHg ही होना चाहिए। ये वैल्यू थोड़ी सी फ्लैक्चुएट होती रहती है, थोड़ी सी परिवर्तित होती रहती है। ये 90 से लेकर 120 एक नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। साथ में देख लेते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज बिटवीन 60 to 80। यानी ये भी कितनी फ्लैक्चुएट होती है, 60 to 80 यानी 20 तक फ्लैक्चुएट होती है, mmHg तक होती है। तो देख लेते हैं जो ब्लड प्रेशर को मापने वाला या मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, नाम देना। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्पाइग्नोमैनोमीटर। तो याद रखने के लिए इस वर्ड के 3 हिस्से कर देना, स्पाइग्नोमैनोमीटर। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। आपने देखा होगा बुजुर्गों को, जब आप बुजुर्गों के साथ गए होंगे तो डॉक्टर उन्होंने अपने जो है लेफ्ट हैंड में उसकी जो बाहाँ है या कह सकते हैं जो भुजा है उस भुजा पर एक ग्रीन कलर का बेल्ट बांधता है और उसके अंदर एक एयर जो है वो प्रेशराइज करता है। तो उसके प्रेशराइज होने पर वो उसके सामने एक इंस्ट्रूमेंट रखता है। इस इंस्ट्रूमेंट में हम देखा होगा उसमें वो जो है मरकरी का पारा जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, वो 120 तक मैक्सिमम बढ़ता है। आगे बढ़ जाते हैं।
इसी के बारे में 2 पॉइंट लिखे अपन ने। स्टीफन हेल्स इन 1733 मेजर्ड द ब्लड प्रेशर ऑफ हॉर्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद रखना, स्टीफन हेल्स नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1733 में हॉर्स में किसको मेजर किया? ब्लड प्रेशर को मेजर किया फर्स्ट टाइम। ओके, कॉपलन हैड डिफाइंड ब्लड प्रेशर इन 1983। ब्लड प्रेशर को डिफाइन किसने किया? कॉपलन ने डिफाइन किया। तो ये 2 साइंटिस्ट के नाम साथ में याद रखना। आगे देख लेते हैं, जो ब्लड प्रेशर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर, लो ब्लड प्रेशर का और हाई ब्लड प्रेशर का। तो आपने लिखा है इसमें लो ब्लड प्रेशर में, इट इज व्हेन द ब्लड प्रेशर इन आवर आर्टरीज एंड वेन इज एबनॉर्मली, यानी अगर एबनॉर्मली कैसा हो जाए? लो हो जाए हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर, तो हम उसको क्या कहते हैं? लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। किस किस में? हमने नाम अभी पहले बता दिया था, आर्टरीज में और वेन्स में। तो ये क्या इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में, देख लेते हैं इसमें। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो देन द ऑक्सीजन एंड नरिशिंग फूड, यानी हम जानते हैं हमारी सेल्स को ऑक्सीजन और नरिश फूड की लगातार आवश्यकता होती है, डोंट रीच द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, यानी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स तक ये ऑक्सीजन और नरिशिंग फूड नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, हमारी कुछ पार्ट्स या कह सकते हैं कुछ ऑर्गन्स जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनीज, ठीक है, दस दिस ऑक्सीजन स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, यानी इन तक ना पहुंचने के कारण, उनके ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने के कारण ये जो है ना, ये ऑर्गन स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, यानी ये प्रॉपरली वर्किंग करना बंद कर देते हैं। कैन डैमेज द ऑर्गन्स परमानेंटली, यानी ये ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं। किसके कारण? लो ब्लड प्रेशर के कारण। तो याद रखना, लो ब्लड प्रेशर के कारण क्या चीज़ नहीं पहुंच पाती? ऑक्सीजन और नरिशिंग फूड मेन जो ऑर्गन्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाते, जैसे हार्ट, ब्रेन और किडनी से इन तक नहीं पहुंच पाते और वो डैमेज हो जाते हैं परमानेंटली। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर आज जैसे मोटापा है उसी प्रकार ये भी एक आम समस्या हो चुकी है। इट इज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज। देखो इसमें यहाँ वेन्स का नाम नहीं आया क्योंकि हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा असर किसके ऊपर पड़ेगा? आर्टरीज के ऊपर पड़ेगा। क्या कॉज हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के? इट इज कॉज्ड बाय एंजाइटी, एंगर, जेलिसरी, कंफ्यूजन, यानी चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और कंफ्यूजन। ठीक है, ये 4 मेजर समस्या है इसकी। इसके अलावा ईटिंग मोर फूड देन नीडेड, यानी अगर हम आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं तो भी क्या हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। साथ में कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी, पिकल, स्वीट, मीट, टी, सिगरेट, एल्कोहल, स्टैंडरी लाइफ, यानी जो कह सकते हैं एक स्थिर जो जीवन यापन है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज की अनुपस्थिति में ये क्रिएट हो सकता है। तो ये तो अपन ने बना लिए मेन, ये तो बता दी क्या कॉज। अब हम हाई ब्लड प्रेशर को किस प्रकार से अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं या कह सकते हैं उसको हटा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम शुड बी डन डेली, यानी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये मेडिटेशन प्राणायाम इसके इसी के हिस्से होते हैं, योगा के हिस्से होते हैं। ये हमें क्या करना पड़ेगा? डन डेली। सेकेंड, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, यानी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को क्या करना होगा? अवॉइड करना होगा हाई ब्लड प्रेशर को मिटाने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। इसी चैप्टर के साथ साथ जो टॉपिक बच गए वो भी अपन देख लेंगे। थैंक यू।